हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा का पूरा व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी क्लास का सेशन, जिसमें आपको डेली 1 बजे अब लाइव क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, डेली 1 बजे आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि लाइव क्लास अब 1 बजे, दोपहर 1 बजे भी अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अब 1 बजे जरूर लाइव आइएगा। और एक बार आप लोग ये बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है? और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है? एक बार आप लोग बता दीजिए। और लगन तो बहुत है ना? तो लगन को गोली मारिए आप लोग, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज बारी है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। देखिए, थ्योरी पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपको अब ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं हुआ, अब सब्जेक्टिव में भी क्या होगा? आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट से क्या करिए बच्चे, फटाफट से, चैनल पे पहली बार आए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को फटाफट आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करके क्या करिए, ऑल पे कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके क्या करिए, ऑल पे कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिए, ताकि बाबू अटेंडेंस आपका लग जाए। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करें। और डेली दोपहर 1 बजे आना है और आपको क्लास करना है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि लक्ष्य बैच जो हमारा है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लक्ष्य बैच में आपको क्या मिल रहा है? तो बाबू, जितना भी क्लास हो रहा है यूट्यूब पे होगा। ठीक है, क्लासेस पूरा यूट्यूब पे हो रहा है, लेकिन पीडीएफ नोट्स आपका, आपको बता दें कि एप्लीकेशन पे मिलेगा। और बाबू, पीडीएफ नोट्स के लिए पैसा लग रहा है मात्र 499 पूरे 1 साल के लिए। पूरे 1 साल के लिए कितना बाबू? 499। तो आपसे यही विनती है कि आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, जो आपकी एग्जाम में 100% नहीं, 99.9% गारंटी है कि टकराएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, आस्क बोर्ड का, है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से परचेस कर लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो 629924 8935, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू किया जाए। और थ्योरी पढ़ने का फायदा यह है कि ना तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता होगी, ना तो आपको सब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता होगी। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, लिख के देते हैं आपको। चलिए, तो क्लास को शुरू करें। छोटन, चलिए, नरेंद्र कुशवाहा नमस्ते, निखिल सिंह बंटी बहुत बढ़िया। चलिए, रिजवाना आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, गुड़िया, रज्जत बहुत बढ़िया, ब्यूटी कुमारी आस्क बोर्ड, सभी बच्चे आ जाइए। रोहित कुमार, रोशनी, मनी, तनी, निशा, अनीस, जिद्दी गर्ल आस्क बोर्ड बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको लाते हैं। और देखिए बाबू, पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रखिएगा आप सभी बच्चे। क्या ये आपको हमने थ्योरी में डिस्कस किया कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है? ये डिस्कस हुआ था ना बच्चे? एक बार बताइएगा। ये डिस्कस हुआ था कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों माना जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो कांच है बाबू, ये क्या है? रवादार ठोस है कि बेरवादार ठोस है? यहां पे आपको बताना है रवादार है। यहां पे हम लिख देते हैं, क्या ये रवादार ठोस है कि बेरवादार ठोस है? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ये जो कांच लिखा हुआ है, ये कांच क्या रवादार ठोस है कि बेरवादार ठोस है? पहले आंसर किसका आएगा? बेरवादार ठोस, राजा कुशवाहा। रिजवाना बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि सर बेरवादार ठोस है, वेरी गुड। क्यों बेरवादार ठोस है? क्योंकि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है प्यारे बच्चों? नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? बहाव का गुण भी पाया जाता है, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। तो बाबू, यहां पे बात आता है कि कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कांच में द्रव की भांति बहने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। भले ही जो बहने की प्रवृत्ति होती है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, लेकिन इसमें द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से कांच को क्या कहा जाता है? इसी
अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। तो इसका अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि हाँ कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है, तो आप इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एकदम अपने शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि कांच को अतिस्थितित द्रव इसलिए कहा जाता है कि कांच एक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है ना। द्रव की मतलब याद रखना है कि इसमें जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस में बहाव का गुण पाया जाता है, भले ही ये बहाव का गुण क्या होता है, वो बहुत ही स्लो होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, द्रव की भांति बहने की जो प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है, इसलिए कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार बताइए, एक बार बताइए सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए, सभी सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस यस। यानी कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहा जाता है, तो कांच एक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, बेरवादार ठोस कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, द्रव के समान इसमें बहाव की क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रवाह या बहाव की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। यद्यपि यह प्रवाह बहुत ही मंद, मंद का मतलब होता है स्लो होता है, अतः इसमें इसे क्या, आभासी ठोस, आभासी ठोस कहिए, चाहे बेरवादार ठोस कहिए, चाहे अक्रिस्टलीय ठोस कहिए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अतिस्थितित द्रव कहा जाता है ना। इस तथ्य के परिणाम स्वरूप पुरानी जो इमारतें हैं इसकी खिड़कियां और दरवाजे में जो शीशे जड़े हुए होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, शीर्ष की अपेक्षा आपको पता चल रहा होगा कि अधस्थल यानी बीच में या किनारे पे क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इसका एक परफेक्ट क्या है, एग्जाम्पल है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि कांच को इसीलिए अतिस्थितित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच में द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है, भले ही प्रवृत्ति ये क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें कि पुरानी इमारतों बिल्डिंगों में आप दरवाजे या खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं उनको आप देखिएगा तो ऊपर की अपेक्षा जो बीच या मोटा में क्या हो, मतलब बीच या नीचे क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से कांच को अतिस्थितित द्रव कहा गया है। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर। फिजिक्स का क्लास भी होगा बाबू, कल ही फिजिक्स का क्लास होगा। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाइए। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे बाबू। हमने ठोस के प्रकार आपको पढ़ाए थे, है ना बाबू, आपको पता होगा, ध्यान में होगा। तो हमने ठोस के प्रकार पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि 2022 और 2024 में क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नेटवर्क ठोस क्या है, नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस, है ना, सहसंयोजी ठोस। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया था कि ठोस के प्रकार जिसमें होता है धात्विक ठोस, है ना, सबसे पहले आयनिक ठोस होता है ना। आयनिक ठोस के बारे में हमने आपको पढ़ाया था ना बाबू, आणविक ठोस भी होता है, धात्विक ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस होता है ना। ये सारी चीजें हमने आपको क्या कहा था, पढ़ाया हुआ था। ठीक है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, नेटवर्क ठोस। तो सबसे पहले ये नेटवर्क ठोस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो बाबू हमने क्या पढ़ा था कि जिसके अणु, परमाणु और आयनों के बीच, है ना, जिसके अणु, परमाणु और आयनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है, यानी सहसंयोजी बॉन्ड रहता है या सहसंयोजी बंधन रहता है, तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस भी हम लोग क्या कहते हैं। जैसे सहसंयोजी ठोस का एक दो एग्जांपल बताइए, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ज हो गया। ये क्या होता है बाबू, हम लोग का क्या होता है आप बताएगा, तो ये होता है कोवैलेंट सॉलिड यानी सहसंयोजी ठोस, इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि वैसे ठोस जिनके अणु, परमाणु और आयनों के बीच क्या रहे, तो प्यारे बच्चों धात्विक बंधन बल लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? एक बार बताइए, सब्जेक्टिव है, भागना नहीं है। चलिए बहुत अच्छा सर जी, आप जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं उसे 450 नंबर आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा, पढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, देखिए
पढ़ने का सही तरीका होता है, पहले थ्योरी को समझ लीजिए। एक बार समझ लिए तो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा, ना तो आपको सब्जेक्टिव रटना पड़ेगा। और जहां पे भी अगर आप ये सब छोड़ के सिर्फ रटना स्टार्ट करेंगे तो आपको डेली रटना पड़ेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रटना पड़ेगा। एक दिन छोड़ दिए, 10 दिन छोड़ दिए, वो भूल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया, तो बाबू आप कितना भी बड़े हो जाए, कितना भी साल गुजर जाए, है ना, फिर भी वो कॉन्सेप्ट आपके साथ रहेगा, है ना। आगे चल के आपका बेटा बेटी होगा, वो भी 12th करेगा, सिलेबस यही रहेगा, फिर पढ़ाना होगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो बोलेंगे कि मुन्ना ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना। तो इसलिए क्या मतलब क्या जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट जानना, थ्योरी जानना जरूरी है, ठीक है। रट्टा मारने वाला काम मत करिएगा। यानी वैसा ठोस जिसके अणु, परमाणु और आयनों में क्या रहे, बाबू याद रखना है कि सहसंयोजक बंधन बल से लगा रहा है, उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब अगर ये नहीं क्वेश्चन पूछा धात्विक ठोस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो वैसे ठोस जिसके अणु, परमाणु और आयतों में धात्विक बंधन बल लगा रहा है, उसे हम लोग मेटेलिक सॉलिड या धात्विक ठोस कहते हैं, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कि जो आणविक ठोस होता है उसमें कौन सा बंधन बल होता है। आप बताइए प्यारे बच्चों, जो आणविक ठोस होता है, यहां पे जो आणविक ठोस होता है उसमें कौन सा बंधन बल लगा होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बता दीजिए, जान जाएंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बता दीजिए। नीलेश कुमार बाबू इनको ब्लॉक कर दो, तो एक ही क्वेश्चन बार बार ये कमेंट कर रहे हैं। चलिए, आंचल राजपूत, साथ संयोजी बॉन्ड, नवीन नरेंद्र कुशवाहा, आणविक आणविक बंधन बल रहता है बाबू। चले, वेरी गुड। कमजोर वांडरवाल बल किसमें रहता है, चलिए फटाफट से बताइए। गोलू, बहुत बढ़िया सर जी, मेरा नाम ले लीजिए, विधाता कुमार ले लिया आपका नाम। चलिए चलिए, वेरी गुड। जिसमें क्या होता है बाबू, कमजोर वांडरवाल बल लगे होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे। 2023 का क्वेश्चन है ना, कि बाबू रवादार ठोस क्या होता है और बेरवादार ठोस क्या होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रवादार ठोस। और रवादार ठोस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रवादार ठोस आखिर होता क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने आपको क्या बताया कि एक जिसका एक निश्चित पैटर्न हो, जिसको बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना, और जिसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, वो सब क्या होते हैं, हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसी को रवादार ठोस कहते हैं और उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस यानी रवादार ठोस क्या होता है, जिसका एक निश्चित पैटर्न होता है कि बाबू परमाणु ए के बाद बी है तो बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, यानी इसका जो पैटर्न होगा बाबू क्या होगा, एकदम निश्चित होगा। और ये पैटर्न जो है लंबा होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि रवादार ठोस किसे कहते हैं, तो रवादार ठोस को ही हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित हो, इसकी संलयन ऊष्मा का मान निश्चित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रवादार ठोस कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, LiCl, ZnS, ये सब क्या होते हैं, रवादार ठोस के एक उदाहरण होते हैं, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन के क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, बिंदु दोष। कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल है प्यारे बच्चों, तो इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी ना, क्योंकि क्रिस्टल के बारे में अभी तो बताया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसका एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, इसका एक निश्चित पैटर्न आपको साफ दिख रहा होगा कि परमाणु ए के बाद बी है, ए के बाद बी है ना, बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, इसका एक निश्चित पैटर्न है ना। तो ये क्रिस्टल है। तो वही पूछा गया है कि क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। बिंदु त्रुटि का मतलब आप लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि बिंदु त्रुटि क्या होता है, तो लिखिएगा कि ऐसी त्रुटि जिसके क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण की नियमित व्यवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु त्रुटि कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। यानी प्यारे बच्चों, कणों का एक ऐसा पैटर्न जिसमें कोई कण क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, या प्यारे बच्चों इधर उधर चला जाए, है ना, अपने स्थान से घसक जाए, तो प्यारे बच्चों इस कणों की व्यवस्था में क्या होगी, एक बदलाव आ जाएगा, है ना, इसकी व्यवस्था क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु त्रुटि कहते हैं, है ना।
जैसे हमने आपको थ्योरी में यह समझाया था कि मान लीजिए कि मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में 10 आदमी है, 10 आदमी के पास चेयर लगा हुआ है, 10 आदमी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई एक आदमी को मीटिंग पसंद नहीं आया है ना, और वो उठ के चला गया बिना बताए, तो उनकी व्यवस्था जो होगी वो गड़बड़ा जाएगी। सारे लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये गया तो गया क्यों, है ना। यानी इनकी जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। वैसे ही क्रिस्टल में अगर आपसे बिंदु त्रुटि के बारे में बात करें तो बिंदु त्रुटि क्या होता है कि जब क्रिस्टल में से कोई भी बिंदु क्या होता है, अनियमित हो जाता है, चाहे इधर उधर स्थान अपना बदल लेता है, तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु त्रुटि कहते हैं। जैसे लिखेगा, ऐसी त्रुटि जिसके क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण को नियमित व्यवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित। ये नियमित चल रहा है लेकिन यहां से बिंदु क्या हो गया है, निकल गया है, तो इसकी व्यवस्था क्या हो गई है, गड़बड़ा गई है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि, जो कि 2019 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या ये याद हो गया आपको? इंग्लिश मीडियम में भी बता दीजिए। टीम आरजेडी, ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। चलिए क्लियर हो गया जी सर, रिजवाना बहुत अच्छा, नरेंद्र बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखिए बाबू। ये आपको बताना है, क्रिस्टलीय ठोस कहिए चाहे क्रिस्टल और अक्रिस्टल में आपको अंतर लिखना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। क्योंकि प्यारे बच्चों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल और अक्रिस्टल को डिफाइन किया है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो वैसे ठोस जिसका एक निश्चित पैटर्न होगा उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टल किसे कहेंगे, तो अक्रिस्टल जिसका एक निश्चित पैटर्न नहीं होगा, है ना, पैटर्न उसका क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, उसे अक्रिस्टल कहेंगे। पहला डिफरेंस हो गया। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बराबर भागों में बांट सकते हैं, जबकि अक्रिस्टल को हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टल में क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया जैसे नमक हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रबड़, प्लास्टिक, पॉलीमर यानी बहुलक, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टल होते हैं। अब बात किया जाए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, विषम दैशिक होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है। इसके पीछे का कारण होता है क्योंकि इसका एक निश्चित पैटर्न होता है, जबकि अक्रिस्टलीय क्या होता है, विषम दैशिक होता है, जिसका एक निश्चित पैटर्न, मतलब क्या, जो विषम दैशिक का मतलब क्या होता है, जो इसका जो पैटर्न होता है नहीं होता है सही, तो हर दिशाओं में इसका गुण जो होता है क्या होता है, समान होता है। इसलिए अक्रिस्टल समदैशिक और जो क्रिस्टल होता है विषम दैशिक होता है। और जो क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल में क्या होता है, इसका पेयर जो होता है लंबा बनता है, यानी दीर्घ परासी के होते हैं, जबकि अक्रिस्टल हमारे क्या होते हैं, लघु परासी के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को याद होना ही चाहिए, ठीक है। कैसे बता दे, पहला कि इसका एक निश्चित पैटर्न होगा, यानी इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, जबकि इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होगा बाबू, नहीं होगा, सिर्फ नहीं लगा देना है। अब इसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिस्टल होते हैं उसको बराबर बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, जबकि इसको हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। यह आपको क्लियर रखना है। इसका द्रव्यंक निश्चित होता है, क्रिस्टल का कभी भी द्रव्यंक क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका द्रव्यंक जो होगा वो क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। अगला, यह असमदैशिक या विषमदैशिक होता है, क्योंकि भिन्न दिशाओं में समान गुण होता है, क्योंकि इसका पैटर्न निश्चित होता है इसी कारण से। और ये क्या होता है, समदैशिक होता है, क्योंकि ये अक्रिस्टल में पाया जाता है, क्योंकि उसका पैटर्न ही निश्चित नहीं होता है, इसलिए सभी दिशाओं से इसका समान गुण पाया जाता है। ये प्यारे बच्चों दीर्घ परासी का होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें जो आपको पता है ना कि इसके कण जो होते हैं ना नियमित व्यवस्था में होते हैं, तो इसका जो पेयर बनता है बच्चों वो लंबा बनता है, जबकि इसका तो निश्चित पैटर्न होता ही नहीं है, तो इसका पेयर बाबू लंबा नहीं बनता है, यानी लघु परासी होता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको क्लासरूम में याद हो गया? भोजपुर जिला से सादर प्रणाम बा, खुश रहो बाबू, याद हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। अगला क्वेश्चन अगला है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के मतलब चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या करें। यानी जो आयनिक ठोस होता है बाबू, सबसे पहले आयनिक ठोस के बारे में जान लीजिए कि आयनिक ठोस क्या होता है। वैसे ठोस जिनके अणु, परमाणु और आयने में कौन सा बंधन बल लगा रहे, तो आयनिक बंधन बल लगा रहे, उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। आयन का मतलब क्या होता है बाबू, प्लस आयन और माइनस आयन, यही होते हैं आयन। आयन कितने होते हैं, दो, धन आयन, ऋण आयन, है ना, आपको पता है ना। यानी प्यारे बच्चों सबसे पहले आयनिक ठोस
समझना पड़ेगा, उसके बाद से आगे का क्वेश्चन अगर आप इतना समझते हैं तो आगे का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में, है ना, विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, बताइए क्यों। यानी प्यारे बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आयनिक ठोस होता है वो होता क्या है। सबसे पहले तो वैसे ठोस जिनके अणु परमाणु और आयनों में क्या होता है प्यारे बच्चों, आयनिक बंधन बल लगा रहे, उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। और जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि अगर ये चालक है ना, ये चालक है, सुनिएगा सभी बच्चे, कि अगर ये चालक है तो इसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, आयंस के द्वारा। बताइए फटाफट से, आयंस के द्वारा या इलेक्ट्रॉन द्वारा होगा। आपसे क्वेश्चन है, इसको बता चुके हम। अगर ये कोई धात्विक चालक है, कौन सा चालक है, धात्विक चालक है, तो इसमें धारा प्रवाह किसके कारण से होगा, क्या ये आयनों के द्वारा होगा, आयन में आ गया प्लस आयन माइनस आयन, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा इसमें धारा का प्रवाह होगा। एक बार बताना जरूरी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वाह वाह वाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन यही चाहिए हमें, यही कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों से। ऐसे ही पढ़िए, मजा आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि ये कोई धात्विक चालक है, तो धात्विक चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा। अब हम अगर आपसे पूछे कि कोई जलीय विलयन है, ये क्या है हमारा जलीय विलयन है। अब जलीय विलयन में बच्चे धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, ये जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, तो आप बोलेंगे कि जलीय विलयन में धारा का प्रवाह पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के द्वारा ही होता है। यानी आपसे क्या पूछा गया है कि आयनिक ठोस। अब एक आयनिक ठोस हम ले लेते हैं, क्या NaCl क्या है जी, NaCl हमारा क्या है, आयनिक ठोस है। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में यानी द्रवित अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं। जब ये पिघली हुई अवस्था में होगा, द्रवित अवस्था में होगा, तभी इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, परंतु ठोस अवस्था में नहीं होगा। इसका कारण क्या है, तो ठोस अवस्था में इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें आयन पाए ही नहीं जाएंगे। जैसे ही द्रवित अवस्था में आएगा तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे क्या है NaCl है, NaCl को क्या करेंगे, जब ये हम क्या करेंगे NaCl को, ये क्या है हमारा जल है, ठीक है। अब जल में हम लोग क्या करेंगे, NaCl को घोलेंगे, ठीक है, जल में। अभी तो NaCl क्या है, ठोस अवस्था में है, लेकिन जैसे ही इसको जल में घोलेंगे NaCl को, है ना, तो NaCl क्या होगा प्यारे बच्चों, जब इसको हम लोग धन आयन ऋण आयन के द्वारा तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बैटरी की सहायता से जब हम इसको तोड़ेंगे तो NaCl टूट के क्या हो जाएगा, आपको पता है Na पे प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पे क्या हो जाता है बच्चे, माइनस चार्ज आ जाता है। इतना तो आपको पता है, Cl पे क्या हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इतना तो आपको पता है ना कि NaCl जब टूटता है तो Na पे प्लस Cl पे माइनस आयन आ जाता है। तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अब Na पे प्लस आयन बन जाएगा और Cl पे माइनस आयन बन जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे, इसमें आयन में टूट जाएगा ये। जब ये आयन में टूट जाएगा तो बाबू आपको पता है कि जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयंस के द्वारा होता है ना। तो क्या होगा कि आयनिक ठोस जैसे ही गलित अवस्था में आएगा, गलित का मतलब द्रवित अवस्था में आएगा, तो ये आयन में टूट जाएगा, तो इससे क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। जबकि NaCl जब ठोस अवस्था में होगा तो वो आयन में टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो उससे धारा का प्रवाह होगा जी, नहीं होगा। क्या यह स्पष्ट हुआ आपको, क्यों नहीं होता है, यह स्पष्ट हुआ, यह स्पष्ट हुआ कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, वहीं वो दलित मतलब क्या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। गलित अवस्था में इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह करेगा क्योंकि जैसे ही गलित अवस्था में NaCl को डालेंगे वो NaCl टूट जाएगा, Na पे प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा चार्ज, यानी आयन में विभक्त कर देगा, प्लस आयन और माइनस आयन। और आपको पता है कि जलीय विलयन में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, तो क्या इससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो कारण यही लिखिएगा कि आयनिक ठोस वैद्युत के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, चालक होते हैं। आयनों की गति के कारण, चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशील नगण्य होती है, इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। गलने पर उपस्थित आयन में कुछ गतिशीलता आ जाती है, अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। आपको क्लियर हुआ जी, क्लियर हुआ बच्चे, क्लियर हो गया। आस्क बोर्ड का छोटा भाई रोहित, बहुत बढ़िया। अरविंद,
बाबू यहाँ पे 2025 में अभी पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए लिखे हैं। यहाँ पे 2026 लिखना चाहिए, पता है मुझे, लेकिन उससे क्या हो गया बाबू, अभी 2025 में पढ़ा रहे हैं, एग्जाम आएगा तो लिख देंगे 2026। 25-26 से क्या मतलब आपको? यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं? चला, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ध्यान तार कहीं और बा बाबू। सब लौकता हमरा, साफ दिख रहा है बाबू, साफ पता चल रहा है आज। तार ध्यान एजा नहीं खे। चलिए ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कि फ्रेंकल दोष क्या होता है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। फ्रेंकल दोष क्या होता है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो बाबू बिंदु दोष हमने पढ़ाया अभी, और बिंदु दोष में ही आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष शॉर्ट की दोष, ठीक है। शॉर्ट की दोष में हमने क्या पढ़ाया, पहले शॉर्ट की दोष पढ़ लेते हैं। चलिए, शॉर्ट की दोष 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन है कि शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें इसका कि शॉर्ट की दोष क्या है। तो शॉर्ट की दोष हमने क्या कहा कि एक बिंदु दोष का ये प्रकार है कि जिसमें क्या होता है, धन आयन ऋण आयन अपने व्यवस्था से इधर उधर चले जाते हैं तो बिंदु दोष उत्पन्न होता है ना। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें आता है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष क्या होता है कि जब समान संख्या में, है ना, जब क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग शॉर्ट की दोष के नाम से जानते हैं। कि देखिए एक निश्चित पैटर्न है इसका, क्योंकि क्रिस्टल है तो बाबू इसका एक निश्चित पैटर्न है। तो इसमें क्या हुआ है, यहां पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि इसमें क्या हुआ, यहां से प्यारे बच्चों निगेटिव आयन, है ना, यहां से ऋण आयन और यहां से धन आयन क्या हुआ है, गायब हो चुका है। अब शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋण आयन गायब हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और शॉर्ट की दोष में ऐसा नहीं है कि धन आयन गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाबू आपको ध्यान में रखना है ये कि शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो इसका एक डेफिनेशन याद रखिएगा कि वैसा मतलब जब क्रिस्टल जालक से धन आयन तथा ऋण आयन क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, शॉर्ट की दोष के नाम से जानते हैं। तो जब यहां से धन आयन ऋण आयन क्या हो गया, गायब हो गया, और यहां से प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ऋण आयन यहां से क्या, धन आयन गायब हो गया, और यहां से प्यारे बच्चों मान लीजिए ऋण आयन, और यहां से यहां पे प्लेन करिए जी अब यहां से मान लीजिए ऋण आयन और यहां से धन आयन गायब हो गया, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, तो शॉर्ट की दोष के नाम से जानेंगे। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, शॉर्ट की दोष आपको समझ में आ गया। अब इससे बताइए कि ठोस के घनत्व में कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो बाबू ठोस के घनत्व में शॉर्ट की दोष से कमी भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब यहाँ पे मान लीजिए कि एक कमरे में बाबू यहाँ पे याद रखना है कि 20 आदमी है ना, 20 आदमी जिसमें से 10 गो औरत और 10 गो मतलब 10 लेडीज 10 जेंट्स है ना, वो शादीशुदा है, समझ लीजिए। तो वही बात है कि उसमें से 2 गो जोड़ा है ना, 2 गो प्रेमी जोड़ा वहां से निकल जाए तो प्यार बच्चों क्या वो रूम का घनत्व तो कम होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कि एक रूम में 10 आदमी बा, 20 आदमी बा, 4 आदमी निकल गए तो तनी जगह खाली हुई ना बाबू, है ना। तो वही बात होता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है, कि शॉर्ट की दोष से क्या होता है, ठोस के घनत्व में कमी आती है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इस दोष में धन आयन ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में जब यहाँ पे विपरीत आयन समान जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तताएं उत्पन्न होती है। इस रिक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष के नाम से जानते हैं। या आप डायरेक्ट हमारा डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक में से, जब क्रिस्टल जालक में से, अगर आप लिखना चाहें हमारा डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक में से धन आयन तथा ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों शॉर्ट की दोष कहेंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट मतलब क्या डेफिनेशन है आपका। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि शॉर्ट की दोष में क्या होता है, समान संख्या में धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ठोस के घनत्व में कमी आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो फ्रेंकल दोष में क्या होगा ना कि ये भी तो क्रिस्टल का ही है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा धन आयन है, क्योंकि Na पे प्लस होता है ना बच्चे, Na पे प्लस होता है, तो ये हमारा धन आयन है और ये ऋण आयन है, धन आयन ऋण आयन धन आयन ऋण आयन, यानी Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें क्या होगा, धन आयन जो होता है ना क्रिस्टल में अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है ना,
किसी चीज के कारण, ताप टेम्परेचर के कारण ये क्या होता है, अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि रूम में ही रहता है और बाबू रूम से गायब ये नहीं होता है, इसमें सिर्फ धन आयन क्या होगा, उठ के अंतरकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहेंगे। क्या यह स्पष्ट हुआ आपको? इंजमाम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच ब्यूटी। अब्दुल बारिक हेलो, हाय। विश्वजीत कुमार, बाबू क्लियर हुआ कि फ्रेंकल दोष क्या होता है? यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थिति को ग्रहण कर लेता है। इसका स्थिति यहां पे होना चाहिए, तो यहां से त्याग कर यह अंतरकाशीय स्थिति पे चला जाता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारेलाल शॉर्ट की दोष नहीं, फ्रेंकल दोष हम लोग कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है AgBr। AgBr का मतलब क्या, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या पाया जाता है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी बात है बाबू। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बीच अंतर। अब ये अंतर आपको बताना चाहिए, बोल देना चाहिए गुरुजी आप चुप रही, हमने क्या अब लिखे दी, है ना, ऐसे आप लोग बोलते। अगर आप पढ़ने लिखने पे ज्यादा ध्यान देते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सब तो पढ़ने ही वाले बच्चे हैं ना, क्योंकि शादी ब्याह छोड़ के, ऑर्केस्ट्रा छोड़ के, भोज छोड़ के अगर तू लो आइल बढ़ा लो बाबू, तो पढ़े वाला लड़का बढ़ा लो, है ना। नहीं तो बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा पर हिलावत हुई सन, ऊपर नाचत हुई शौक नहीं के है, नहीं भोजपुरी गाना पूरा झूम रहा हुई सन, तिरंगा खा के थूक थाक मचा के एकदम पूरा नाच रहा हुई सन। तो सब पढ़ने वाला थोड़ी है बाबू, पढ़ने वाला आप लोग है कि सारा ये सब लगनौती छोड़ के, भोज भात छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे ध्यान दिए हैं। तो ये पढ़ने वाले बच्चों का ही चिन्ह, मतलब पहचान में आ जाता है। चले, शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष के बीच अंतर क्या है बाबू, तो आपको ये बता देना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकी दोष के बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया हम, फ्रेंकल दोष के बारे में तो ये आपको खुद नोटबुक पे अपने आप लिखना चाहिए कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बीच अंतर क्या होगा, है ना। तो देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है, यह तब होता है जब क्रिस्टल जालक से परमाणु पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जब क्रिस्टल जालक से धन आयन ऋण आयन क्या हो जाए, क्रिस्टल जालक से गायब हो जाए, तो उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं, आयंस क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब हो जाते हैं। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह तब होता है जब परमाणु अपनी स्थिति से विस्थापित होकर क्रिस्टल जालक के कुछ रिक्त स्थानों पर या अंतरकाशीय स्थानों पर चले जाते हैं, तब इनमें क्या होता है, फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है ना। अपना जालक स्थल छोड़ के अंतरकाशीय स्थान में पहुंच गया, तो उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। पहला डिफरेंस। अब इस प्रकार के क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। क्यों कमी आती है, क्योंकि इसमें धन आयन ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या होगा बाबू, कमी तो आएगी ना, कमी तो आएगी, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इस प्रकार के क्रिस्टल का घनत्व यहाँ पे क्या होता है, अप्रभावित रहता है। तो इस प्रकार के हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मतलब फ्रेंकल दोष में क्या होता है, अप्रभावित होता है, क्योंकि वो रिक्त जगह पे चले जाते हैं। कोई अंतरकाशीय स्थान होता है, वहां पे परमाणु चले जाते हैं अपना जगह छोड़ के। ठीक है, चले अब मान लीजिए कि कोई है, उसका एक रूम में 10 गो बेड लगा हुआ है। ठीक है, अब 10 गो बेड लगा हुआ है, तो बेड पे ना सो के चला गया छाजा पे सोने, है ना, अपना बेड छोड़ दिया, अपना स्थान छोड़ दिया, चला गया छाजा पे सोने, है ना। तो उस प्रकार के दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब वो छाजा पे गया तो बाबू रूम का घनत्व तो कम नहीं होगा ना, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जैसे NaCl में क्या होगा, शॉर्टकी दोष KCl और KBr, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। देखिए NaCl में क्या होता है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस हो जाता है। KCl में क्या होता है, K पे प्लस और Cl पे माइनस, इसमें भी आयन है। KBr पर K पे प्लस Br पे माइनस हो जाएगा। तो इसमें आयनिक जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उसमें शॉर्टकी दोष होता है। और प्यारे बच्चों इसमें भी यही हाल होता है, जैसे ZNS हो गया, इसमें क्या होगा, फ्रेंकल दोष हो गया। AgCl हो गया, यहाँ पे AgBr हो गया, इन सब में क्या होते हैं, फ्रेंकल दोष होते हैं। ठीक है, कृष्णा पाल सर 11 क्लास में हूँ और 12th का पढ़ूंगा, ठीक है ना सर। देखिए 12th का भी पढ़िए, लेकिन 11 पे भी फोकस करिए, क्योंकि सारा बेसिक वही है। और 11 का हम आपको सजेशन ये देंगे कि आप ऑफलाइन पढ़िए 11, 12th ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन 11 ऑफलाइन पढ़िएगा ना तो कुछ आपका भटक भी खुलेगा। ठीक है, इधर उधर जाने से आदमी थोड़ा तेज भी होता है। आप ऑनलाइन आप पढ़ते रहिएगा, दिन भर रूमे में रहिएगा, तो उससे आपको उतना नॉलेज भी नहीं होगा। इसलिए 11th जो है ना, 11th आप लोग हम यही सजेशन देंगे कि 11th जो होगा, आप अपने घर पे भी ये बात बोलिएगा कि 11th जो होगा वो ऑफलाइन करिएगा।
वो सही रहेगा, थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा और थोड़ा आप घूम फिर भी लेंगे, इधर उधर टहलना घूमना, ऐसे नॉलेज भी होगा, है ना। आते जाते रहेंगे तो बुद्धि भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए अब बाबू आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ठोस प्राय असंपीडित होता है। इनकॉम्प्रेसेबल यानी ठोस हमेशा असंपीडित क्यों होता है? बाबू ठोस को आप दबा के पातर कर दीजिएगा जी, ठोस को दबा के आप चाहिएगा जैसे मर्जी वैसे कर दीजिएगा, निश्चित है को मतलब जैसा है उसी पे टेम्परेचर दे के नहीं। मान लीजिए कि कोई भी ठोस है, ठोस को अगर आपसे बोला जाए कि ठोस प्राय असंपीड्य क्यों होते हैं, असंपीड्य का मतलब बाबू उस पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ठोस को लेके दाबिएगा तो पूछेगा नहीं, है ना। ठोस के लेके आप प्यार बत सोचिएगा कि चिपटा के उसका ज्यामितीय आकृति अलग कर दे तो वैसा पॉसिबल है नहीं है। यानी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये ठोस है, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं, है ना, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं और ये और पास नहीं लाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रबल अंतराणविक बल से ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। यही कारण है कि ठोस जो होते हैं हमारे असंपीड्य होते हैं, इस पे प्यारे बच्चों दाब का प्रभाव जो होता है ना नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी बोला जाए कि ठोस के अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन के मध्य दूरी बहुत ही कम होती है, इनकी बीच की जो दूरी होती है ना वो बहुत कम होती है। इन्हें और अधिक पास लाने पर कणों में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब्रों में प्रतिकर्षण आरंभ हो जाएगा, अतः इन्हें और अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। यही कारण है कि ठोस जो हमारे होते हैं असंपीड्य होते हैं, ठीक है, ठोस हमारे असंपीड्य होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। किनके, क्योंकि इसका जो अवयवी कण होता है ना बहुत पास पास होता है। मान लीजिए पेन है तो हम चाहेंगे कि पेनवा है जा यहाँ पे पतला है यहाँ पे मोटा है, तो इस पेनवा को हम ऐसे दाब के ऊपरवा पातर कर दे और नीचुया मोट कर दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। ठोस की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो वही आंसर है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं और इनके बीच अंतराणविक बल बहुत यहाँ पे क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत मजबूत अंतराणविक बल से ये बंधे होते हैं। जैसे ये ठोस है, इसके जो अवयवी कण अणु परमाणु जो आयन हो गए एक दूसरे के बहुत ही सटे सटे होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है। और इनके जो बीच का बल होता है ना बहुत ज्यादा अंतराणविक बल मजबूत होता है और उसी से एकदम बंधे हुए होते हैं। यही कारण है कि ठोस कठोर होते हैं। तो लिखिएगा कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच अंतराणविक बल बहुत ही मजबूत होता है। इन बलों की वजह से ठोस पदार्थ कण अपनी जगह से नहीं हिल पाते हैं और सिर्फ अपनी औसत शक्ति मतलब औसत स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। इसी वजह से ठोस पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। सर शाम में क्लास नहीं होगा क्या, क्यों नहीं होगा जी, होगा, होगा बाबू, होगा, क्लास होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ जाइए कि डोपिंग क्या है। डोपिंग बाबू अर्धचालक के बारे में हमने आपको पढ़ाया था ना कि अर्धचालक क्या होता है। दो शुद्ध अर्धचालक के नाम बताइए फटाफट से, दो शुद्ध अर्धचालक के नाम बताइए फटाफट से, दो शुद्ध अर्धचालक के नाम बता दीजिए फटाफट आप लोग। कृष्णा पाल, हाँ सर ऑफलाइन जाते हैं, टोटल 4 ट्यूशन है, 15,000 का, लेकिन कोई 15,000 लेता है सही नहीं पढ़ाता है। तो लोला पूछो उस सर जी का कि रे तुम 15,000 लेते हो और सही नहीं पढ़ाते हो। चलिए बहुत अच्छा। एन टाइप पी टाइप बाबू तो अर्धचालक के पदार्थ हो गए ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुक नहीं पढ़ाते हैं सर, तो सब जो जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता है ना लोला पूछो सब सर जी लोग का कि पैसा लेता रह पढ़ेबो ना हो मट साहब, पढ़ाबो कि खाली पैसे लेबो। कह दिए लोग कि एगो हमार गुरुजी बाड़े फ्री में पढ़ा रहल बाड़े यूट्यूब पर बहुत अच्छा तरीके से, आ तू लो मारदवा हेतना लेते बड़ा लो लड़का सके समझो में नहीं क्या कैसन बात भाई, ठीक बा हो, एकदम ठीक बात नहीं है।
चलिए, डोपिंग क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिलाने को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डोपिंग कहते हैं। यानी किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया ही डोपिंग कहलाती है। जैसे शुद्ध अर्धचालक क्या हो गया, सिलिकॉन हमारा क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक। जर्मेनियम हमारा क्या हो गया, शुद्ध अर्धचालक। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो बाबू जैसे हम लोग शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजकता वाला अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक। फिर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5 संयोजी को ये शुद्धि मिलाते हैं तो हमारा एन टाइप अर्धचालक बन जाता है, यानी पॉजिटिव मतलब निगेटिव टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों डोपिंग की बात करें तो जब क्रिस्टलीय ठोस में क्या किया जाता है, अशुद्धि मिलाने, यानी याद रखना है कि जब क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिलाया जाता है तो बाबू जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग। यानी किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया हुई हमारी डोपिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। तो त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में, कोई भी आयनिक क्रिस्टल, जैसे NaCl हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया, KCl हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया, CaCl हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, NaCl है तो Na पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस, यानी इस पे धन आयन इस पे ऋण आयन। तो वही है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात यानी बटा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। सर जी लेट हो गया क्योंकि शादी का कार्ड बांट रहे थे। बाबू शादी का कार्ड बांट रहे थे कि हिला रहे थे आप लोग ट्रैक्टर के नीचे हैं? क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो देखे 2-3 जगह पे वही हो रहा था, बच्चा सब एकदम झूम रहा है खुशी से। चलिए बाबू यहाँ पे त्रिज्या अनुपात क्या है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो जी मैथ के क्लास करवाई, ठीक बा बाबू करवाएं, सब तो करवाई के हमरा। चलिए तो अब बाबू आज हो सकता है ना कि 6 बजे शाम में हम मिले, क्योंकि हमको बातचीत पढ़ाना है। ठीक है, बातचीत बातचीत पढ़ाना है और उसका पूरा वन शॉट मतलब कराना है, उसका थ्योरी बातचीत जो चैप्टर है उसको पूरा हम लोग वन शॉट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाँ बातचीत में आखिर क्या है ना, जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आज 6 बजे से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 6 बजे से ही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज बातचीत हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत को हम लोग पूरा उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ समझेंगे। उससे फायदा ये होगा, ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ेगा, चाहे एक भी सब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ेगा। आज हम उसका क्या करेंगे बाबू, बातचीत करेंगे, यानी उसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल किया जाएगा, कल दोपहर में भी क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा ना। अरे वाह, बच्चा बताने लगा 23 जून 1844, वाह वाह। बायोलॉजी का भी होगा बाबू, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जितने भी सारे बच्चे हैं एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव तो करा दिए, आप बताइए इसमें से कितना सब्जेक्टिव आपको याद हुआ, सही से बताइएगा एकदम कि इसमें से कितना सब्जेक्टिव बाबू आपको याद हुआ। एक बार आप लोग सही से बताइए कि इसमें से कितना सब्जेक्टिव आपको याद हो गया। और बाबू आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, देखिए बहुत बड़ा बड़ा लोग हैं, ठीक है, उनका चैनल तो आप लोग बहुत सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं, है ना, और हम अकेले हैं तो हमको छोड़ देते हैं, है ना बाबू, यही बात है ना कि सर जी अकेले हैं, इनको लाइक क्या किया जाए। आप लोग एक बार अपना भाई समझ के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, 9135742024, आप इस पे मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे कब, आज 6 PM में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग 6 PM में ही मिलते हैं और बातचीत को पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, अपने अंदाज में, भोजपुरिया अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदिया अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए बच्चे, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।
टेक केयर एंड बाय। और लास्ट में आप लोग ये कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाडलो।